हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने मोल कंसेप्ट एंड मोलर मास जो है डिटेल में स्टडी किया और उसके अंदर हमने ये देखा कि किस तरह से मास परसेंटेज ऑफ द कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स पर से हम एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। टुडे आवर टॉपिक फॉर डिस्कशन इज स्टोइचियोमेट्री एंड स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशंस। तो ध्यान रखिए, स्टोइचियोमेट्री ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है जो दो डिफरेंट वर्ड्स का जो है कॉम्बिनेशन है, जिसमें पहला है स्टोइचियोन, ग्रीक वर्ड है जिसमें पहला वर्ड है स्टोइचियोन मीन्स एलिमेंट और दूसरा है मेट्रॉन मीन्स टू मीज़र और टू कैलकुलेट। मेट्रॉन मीन्स मीज़र। तो इस तरह से जो है एलिमेंट्स का जो मीज़रमेंट, इसको सिंपली हम जो है स्टोइचियोमेट्रिक कहेंगे। तो नाउ द स्टोइचियोमेट्री डील्स विद कैलकुलेशन ऑफ मासेस एंड समटाइम्स वॉल्यूम आल्सो। तो किसी भी रिएक्शंस के अंदर जो मासेस का कैलकुलेशन होता है और कहीं कहीं पर वॉल्यूम्स का, वो कैलकुलेशन भी जो हम यहाँ पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो है मालूम कर सकते हैं। तो इट डील्स विद द कैलकुलेशन ऑफ मासेस एंड समटाइम्स वॉल्यूम ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन्वॉल्व इन अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। अब इसको समझने के लिए हमको क्या करना है, लेट अस स्टडी व्हाट इन्फॉर्मेशन इज़ अवेलेबल फ्रॉम द बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ अ गिवन रिएक्शन। कौन सी इन्फॉर्मेशन हमको जो अवेलेबल होती है, इसके लिए हम देखेंगे कंबस्शन ऑफ मीथेन। तो मैं पहले जो है वो रिएक्शन लिखता हूँ, मीथेन का कंबस्शन। तो मीथेन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो आप देखिए मैं लिखता हूँ CH4 गैस प्लस 2O2 गैस गिव्स राइज टू CO2 गैस प्लस 2H2O गैस। ये जो हमारे पास एक रिएक्शन है, दिस इज़ कॉल्ड एज कंबस्शन ऑफ मीथेन। अब इसके अंदर आप देखिए मीथेन और ऑक्सीजन, दीज आर कॉल्ड एज रिएक्टेंट्स। तो मैं यहाँ पर इसको लिखता हूँ रिएक्टेंट्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर द प्रोडक्ट्स। तो हम यहाँ पर जो है इस बैलेंस केमिकल रिएक्शंस के अंदर जो दो पार्ट देखेंगे। एरो के लेफ्ट हैंड साइड का जो पार्ट होगा, जो कंटेंट होगा, उसको हम रिएक्टेंट्स कहेंगे और एरो के राइट हैंड साइड का जो पार्ट या कंटेंट होगा, उसको हम जो है प्रोडक्ट का नाम देंगे। अब इसके अंदर आप देखिए कि ऑल रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर इन गैसियस स्टेट। तो इसलिए हम यहाँ पर जो है अगर गैसियस स्टेट में है, ये गैसेस है, तो हम इसको स्मॉल g जो है ब्रैकेट के अंदर उस मॉलिक्यूल के साथ लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर CH4G हमने लिखा है, तो ये गैसियस स्टेट है। अगर यही रिएक्टेंट या प्रोडक्ट आपको सॉलिड स्टेट में मिलता है तो आप यहाँ पर स्मॉल s लिखोगे। फॉर एग्जांपल आपके पास किसी रिएक्शन में आयरन इन्वॉल्व है और ये आयरन जो है सॉलिड स्टेट में है, तो Fe लिखने के बाद ब्रैकेट में आप जो है स्मॉल s लिखोगे। सो दिस इज़ आयरन सॉलिड। इसी तरह से कोई सब्सटेंस जो है लिक्विड स्टेट में है, फॉर एग्जांपल आपके पास में इथेनॉल है। अगर लिक्विड स्टेट दिया हुआ है तो आप ब्रैकेट में स्मॉल l लिखोगे। फॉर एग्जांपल आपके पास इथेनॉल है, उसका फार्मूला आप लिखोगे C2H5OH और ब्रैकेट में आप लिखोगे L। तो L स्मॉल l रिप्रेजेंट्स लिक्विड। इसी तरह से कोई सब्सटेंस जो है एक्वियस सॉल्यूशन में जो है कंसिडर हो रहा है, तो एक्वियस सॉल्यूशंस के लिए एक्वियस अगर है तो आप स्मॉल AQ जो है ब्रैकेट के अंदर लिखोगे। तो इस तरह से ये रिप्रेजेंटेशन जो है केमिकल रिएक्शंस के अंदर इम्पॉर्टेंट होता है। उसके बाद आप यहाँ पर देखिए ये 2 और ये 2, ये कोएफिशिएंट्स हैं जो नंबर ऑफ ऑक्सीजन और वाटर मॉलिक्यूल जो रिएक्शंस के अंदर इन्वॉल्व है उसको इंडिकेट कर रहे हैं। इसी तरह से मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में देखो कोई नंबर नहीं है, मगर आप उसको जो है कंसिडर करोगे कि इसका कोएफिशिएंट 1 है। तो यहाँ पर आप देखोगे कोएफिशिएंट 2 is for oxygen and water molecule and coefficient 1 for methane and carbon dioxide molecules। तो इस तरह से यहाँ पर हम जो है ये जो नंबर्स रिप्रेजेंट करते हैं, ये इसके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स होते हैं। अब यहाँ पर एक ध्यान रखिए, तो इसको जो है आप नंबर ऑफ़ मोल्स भी कंसिडर करते हो। ये जो नंबर आपको दिख रहा है, ये नंबर ऑफ़ मोल्स भी हो सकता है। thus अकॉर्डिंग टू दिस केमिकल रिएक्शन, अब इस केमिकल रिएक्शंस के बेसिस पर हम कौन कौन से रिजल्ट्स जो है इसमें जो है कंक्लूड कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो इसके रिएक्शंस के ज़रिए से हम जो रिज़ल्ट ऑब्टेन करेंगे या रिज़ल्ट जो है इसमें डिराइव करेंगे, तो इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ़ मोल्स।
तो आप यहाँ पर देखिए मीथेन जो है, यहाँ पर कोई नंबर नहीं लिखा है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1 मोल ऑफ मीथेन। मीथेन का यहाँ पर जो है 1 मोल कंबाइंस विद ऑक्सीजन। देखिए आपको यहाँ पर जो है 2 नंबर्स में मिल रहा है, तो हम लिखेंगे 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट्स को हम नंबर ऑफ मोल्स में ले रहे हैं, तो राइट हैंड साइड पर भी जो है प्रोडक्ट जो बन रहा है वो भी नंबर ऑफ मोल्स में होगा। तो हम लिखेंगे टू प्रोड्यूस, क्या मिल रहा है, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 मोल्स ऑफ वाटर। तो हम लिखेंगे 1 मोल ऑफ CO2 एंड 2 मोल्स ऑफ वाटर। तो इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स हम इस रिएक्शन को डिफाइन कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। दूसरा क्राइटेरिया हमारे पास में है, चूँकि ये गैसियस स्टेट में सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स हैं, इसलिए 1 मोल ऑफ अ गैस इज़ इक्वल टू 22.7 लीटर्स। तो यहाँ पर हमारे पास जो है एक क्राइटेरिया है, 1 मोल ऑफ गैसियस सब्सटेंस इज़ इक्वल टू 22.7 लीटर्स। तो हम यहाँ पर जो है इसको जो है वॉल्यूम्स में अगर कंसिडर करते हैं, तो आप देखिए 1 मोल, तो यहाँ पर लिखेंगे मीथेन का जो है 1 मोल है, तो ये 22.7 लीटर्स। तो हम लिखेंगे 22.7 लीटर ऑफ मीथेन कंबाइंस विद, अब यहाँ पर आप देखिए 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन है, तो 2 इंटू 22.7 लीटर्स, तो ये बनता है 45.4 लीटर्स, 45.4 लीटर ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस, क्या बना रहा है, 22.7 लीटर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 45.4 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म और टू प्रोड्यूस 22.7 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 45.4 लीटर्स ऑफ वाटर। तो इस रिएक्शंस पर से हम ये दूसरे टाइप का जो है क्राइटेरिया डेराइव कर सकते हैं, इस क्राइटेरिया को जो है सजेस्ट कर सकते हैं। अब इसी रिएक्शंस को आप जो है नंबर ऑफ ग्राम्स में जो है लिख सकते हो। तो आप यहाँ पर देखिए कि मीथेन के अंदर जो है 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन है, तो इसका जो है ग्राम मोलर मास अगर हम कंसिडर करते हैं, तो आप देखिए मीथेन का जो है 12.01 है और हाइड्रोजन का 1.008 ग्राम है। तो 4 हाइड्रोजन्स को हम यहाँ पर जो है 1 कार्बन के साथ जब कंबाइन करते हैं तो ये अबाउट 16 ग्राम बनता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 16 ग्राम ऑफ मीथेन कंबाइंस विद, अब यहाँ पर आप देखिए कि ऑक्सीजन आपको दिख रहा है, तो यहाँ पर जो है ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक मास है 16, तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स का हो जाएगा 32 और ऐसे 2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 इंटू 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस, क्या मिल रहा है अब आपको यहाँ पर देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का जो मोलर मास है वो ग्राम में अगर हम कैलकुलेट करें तो ये बनता है 44, टू प्रोड्यूस 44 ग्राम ऑफ CO2 एंड वाटर का जो मोलर मास है ये है 18.0 ग्राम और 2 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 इंटू 18 ग्राम ऑफ वाटर। तो इस तरह से जो है केमिकल रिएक्शन तो एक ही है, मगर हम उसको डिफरेंट क्राइटेरिया के अंदर जो लिख रहे हैं, यही चीज़ जो है स्टोइचियोमेट्री कहलाती है। दिस इज़ कॉल्ड एज स्टोइचियोमेट्री एंड स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशंस। तो ये कैलकुलेशंस पर्टिकुलर 1-2 नंबर्स जो हमको मिलते हैं, ये पर्टिकुलर जो है कैलकुलेशंस होते हैं। तो फ्रॉम दिस रिलेशनशिप द गिवन डेटा कैन बी कन्वर्टेड एज फॉलोज। अब यहाँ पर जो है इस डेटा को देखकर हम जो है यहाँ पर इसको जो है एक कन्वर्जन फैक्टर लिखेंगे। देखिए क्या होगा, सिंपल जो है कन्वर्जन फैक्टर है कि आपके पास कोई भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट अगर ग्राम्स में दिया हुआ है, मतलब उसका मास आपको दिया हुआ है, अगर इसका जो है मास दिया हुआ है तो दिस मास इज कन्वर्टेड इनटू नंबर ऑफ मोल्स, और रिवर्स बैक अगर करें तो नंबर ऑफ मोल्स इज आल्सो कन्वर्टेड इनटू इट्स मास। और नंबर ऑफ मोल्स को आप जो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में जो है कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर आएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को बैक जो है आप नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट कर सकते हो। तो एक सिंपल कन्वर्जन फैक्टर है। मैं शॉर्ट में आपको बता दूं कि अगर आपको मास दिया हुआ है
किसी भी सब्सटेंस का मास दिया हुआ है तो उसको नंबर ऑफ़ मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए उसी सब्सटेंस के मोलर मास से आपको डिवाइड करना है। जैसे एग्जांपल आपके पास में है मीथेन CH4। अब मीथेन का यहाँ पर आपको जो है मोलर मास मिलेगा 16, और ऐसा समझ के चलिए कि आपको मीथेन जो है 16 ग्राम जो है ये मास दिया हुआ है, और आपको जो इसका मोलर मास भी 16 ग्राम दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ़ मोल आपको मिलता है 1 मोल। तो ये सिंपल है, मतलब जिस सब्सटेंस का जो मास दिया हुआ है उसी मास को आप उस सब्सटेंस के मोलर मास से डिवाइड करोगे तो आपको नंबर ऑफ़ मोल मिलेगा। अब नंबर ऑफ़ मोल्स को आपको नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना है, तो आप इसको एवोगैड्रोस नंबर के साथ में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो दिस मोल इज़ कन्वर्टेड इनटू नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स बाय मल्टीप्लाइंग विद एवोगैड्रोस नंबर, और एवोगैड्रोस नंबर है 6.022 इंटू 10⁻23। इस नंबर से आप इसको जो है सिंपली मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स मिलेगा। यही प्रोसेस को आप रिवर्स कर दो, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स को आपको नंबर ऑफ़ मोल्स में कन्वर्ट करना है, तो इस नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स को आप 6.022 इंटू 10⁻23 से डिवाइड कर दो। जब आप उस नंबर को उससे डिवाइड करोगे तो आपको नंबर ऑफ़ मोल्स मिलेगा। नंबर ऑफ़ मोल्स को आपको मास में कन्वर्ट करना है, तो आप उसके मोलर मास से जो है मल्टीप्लाई कर दो तो आपको मास मिलेगा। तो इस तरह से ये रिवर्सिबल कन्वर्जन फैक्टर है। इसी तरह से मास पर यूनिट वॉल्यूम अगर आप लेते हो एक रिलेशन, मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो इस रिलेशन को हम नाम देते हैं डेंसिटी। तो इस तरह से सिंपली जिसको आप मास जो है m कहोगे, वॉल्यूम जो है v कहोगे, और डेंसिटी d होगा। तो इस तरह से ये एक सिंपल रिलेशनशिप बनता है मास, वॉल्यूम और डेंसिटी का। तो अगर आपको मास और वॉल्यूम जो है मालूम है तो आप उस सब्सटेंस की जो है डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हो, या मास और डेंसिटी आपको पता है तो उसका वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हो, या डेंसिटी और वॉल्यूम आपको पता है तो आप उसका मास कैलकुलेट कर सकते हो। मतलब ये 3 वैल्यूज़ में से आपको कोई 2 वैल्यू पता है तो आप थर्ड वैल्यू जो है ईजिली कैलकुलेट कर सकते हो बाय यूजिंग दिस रिलेशनशिप मास अपॉन वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी। अब देखते हैं कि केमिकल रिएक्शंस के अंदर कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जो लिमिटिंग रिएजेंट के तौर पर यूज़ होते हैं। तो देखते हैं व्हाट डज़ इट मीन बाय लिमिटिंग रिएजेंट। तो इसके बाद वाले लेक्चर में हम लिमिटिंग रिएजेंट को जो है डिस्कस करने वाले हैं। ओके, हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने स्टोइचियोमेट्री एंड स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशंस स्टडी किया, और लास्ट में हमने उसके रिलेशंस देखा कि मास, नंबर ऑफ़ मोल्स और नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स, और इसी तरह से मास, वॉल्यूम और डेंसिटी किस तरह से आपस में एक दूसरे से कोरिलेट होते हैं। टुडे आवर टॉपिक फॉर डिस्कशन इज़ लिमिटिंग रिएजेंट एंड रिएक्शंस इन सॉल्यूशंस। तो देखते हैं फर्स्ट व्हाट डज़ इट मीन बाय लिमिटिंग रिएजेंट। तो मेनी टाइम्स reactions are carried out with the amounts of reactant that are different than the amounts as required by a chemical reaction। केमिकल रिएक्शंस के अंदर रिएक्टेंट का जो अमाउंट रिक्वायर्ड होता है, लेकिन उसके अंदर जो अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट जो है वो रिक्वायर्ड अमाउंट से डिफरेंट होता है। तो इसके अंदर जो है क्या होगा, इन सच रिएक्शंस और इन सच सिचुएशंस वन रिएक्टेंट इज़ इन मोर अमाउंट। तो ऐसी सिचुएशन में एक रिएक्टेंट को हम जो है मोर अमाउंट में जो है लेंगे। तो इससे क्या होगा, द रिएक्टेंट प्रेजेंट इन द लीस्ट अमाउंट एंड ऑफन गेट कंज्यूम्ड आफ्टर सम टाइम्स। तो वो जो लीस्ट अमाउंट में जो रिएक्टेंट आप यूज़ करोगे वो थोड़ी देर के बाद जो है वो कम्प्लीटली जो है कंज्यूम हो जाएगा, और इसकी वजह से क्या होगा, फर्दर रिएक्शन डज़ नॉट टेक प्लेस। तो आप ऐसा समझ के चलिए कि आपके पास एक रिएक्शन है A + B गिव्स राइज टू प्रोडक्ट। अब आप यहाँ पर समझ के चलिए कि B जो है ये आपको लार्ज क्वांटिटी दिया हुआ है, लार्ज अमाउंट, और यहाँ पर A जो है ये आपको लीस्ट अमाउंट दिया हुआ है। तब क्या होगा, जब रिएक्शन स्टार्ट होगी तो ये जो लीस्ट अमाउंट वाला जो रिएक्टेंट है A, ये जल्दी से कंज्यूम हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। भले ही फिर ये जो रिएक्टेंट बीच है बचा रहे तो कोई बात नहीं है, बट द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट विल बी स्टॉप्ड। इसका मतलब होगा सीधा सीधा कि द रिएक्शन विल स्टॉप। तो ये बात जो है ध्यान रखना है। तो ये चीज़ जो है आपको बताई गई, द रिएक्टेंट विच गेट कंज्यूम्ड फर्स्ट लिमिट्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म एंड दस स्टॉप द रिएक्शन इज़ कॉल्ड एज लिमिटिंग रिएजेंट।
तो आप यहाँ पर देखिए जो सब्सटेंस आपको जो है लीस्ट अमाउंट में दिया गया है, जब ये कंज्यूम हो जाएगा तो ये जो है प्रोडक्ट के फॉर्मेशन को जो है इसको जो है रोक देगा। इसका मतलब ये होगा कि रिएक्शन विल स्टॉप, नो फर्दर रिएक्शन विल टेक प्लेस। तो ऐसे रिएक्टेंट को जो पहले कंज्यूम होकर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट के फॉर्मेशन को जो है रोक देगा और इसी तरह से रिएक्शन भी जो स्टॉप हो जाएगी, सच रिएक्टेंट इज़ कॉल्ड एज लिमिटिंग रिएक्टेंट और लिमिटिंग रिएजेंट। तो इसको हम नाम देंगे लिमिटिंग रिएजेंट। तो आप सिंपली यहाँ देखेंगे कि ए और बी जब प्रोडक्ट बना रहे, तो हमने ये आपको सिर्फ एक एग्जांपल लेकर बताया कि बी को हमने जो है लार्ज अमाउंट पे लिया है, ए जो है ये लीस्ट अमाउंट पे है। तो जब ये ए जो है बी के साथ रिएक्ट होगा तो उस वक्त तक रिएक्शन चलती रहेगी जब तक कि ए जो है ये कंप्लीट कंज्यूम नहीं हो जाता। एज सुन एज ए इज़ कंज्यूम, द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट विल बी स्टॉप एंड अल्टीमेटली द रिएक्शन विल स्टॉप। तो ऐसा रिएक्शन जो प्रोडक्ट के फॉर्मेशन को रोक दे, रिएक्शन को स्टॉप कर दे, ऐसे रिएक्टेंट को या ऐसे रिएजेंट को हम नाम देंगे लिमिटिंग रिएजेंट। चलिए अब आते हैं सेकंड टाइप इसके अंदर, जिसको हम रिएक्शंस इन सॉल्यूशंस कहेंगे। तो मेजॉरिटी ऑफ द रिएक्शंस इन लेबोरेटरी आर कैरिड आउट in its solutions. Therefore, it is important to understand as how the amount of substance is expressed when it is present in solution. तो solution के अंदर जब substance present है तो उसका amount जो है कैसे express करेंगे, तो वो चीज़ हम यहाँ पर जो study करने वाले हैं। तो the amount of the substance or the concentration of the solution in its given volume is expressed into 4 terms। 4 टर्म्स के अंदर हम इसको जो एक्सप्रेस करेंगे, जिसको हम concentration of the solution कहेंगे। सबसे पहला है मास परसेंट, मास परसेंट और वेट परसेंट, जिसको हम शॉर्ट में W/W इस तरह से कहेंगे। वेट परसेंट और मास परसेंट, ये पहली टाइप हो गई। इसको हम जो है यहाँ पर जो है परसेंट लिखेंगे। ये पहली जो है आपके पास में यूनिट है जिसको आप कॉन्सेंट्रेशन टर्म कहोगे। दूसरी टर्म जो है दैट इज़ कॉल्ड मोल फ्रैक्शन। तीसरी टर्म है मोलारिटी, तो ये हो गया मोल फ्रैक्शन। थर्ड टर्म जो है मोलारिटी और फोर्थ टर्म जो है दैट इज़ मोलालिटी। ये 3 टर्म्स के अंदर हम जो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन को मेज़र करते हैं। तब देखिए व्हाट डज़ इट मीन बाय दिस कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, वी विल स्टडी वन बाय वन। तो सबसे पहले हम देखते हैं मास परसेंट और वेट परसेंट। तो लेट अस सी, मास परसेंट इज़ नथिंग बट द मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इस रिलेशन से और इस फार्मूले से आप इसको जो है कैलकुलेट कर सकते हो। तो मास परसेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इस तरह से आप जो है मास परसेंट ऑफ एनी सब्सटेंस कैन बी कैलकुलेटेड। तो ये चीज़ आपके सामने आ गई। एक एग्जांपल है कि आपके पास एक सॉल्यूट ए है, तो उसका 2 ग्राम आपने लिया है और सॉल्वेंट आपके पास में है बी, इसका जो है 8 ग्राम आपने लिया है। तो आपको जो है मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट ए जो है कैलकुलेट करना है। तो कैसे होगा, देखिए मास ऑफ सॉल्यूट आपको देता है, तो मास परसेंट ऑफ ए इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट आपको दिया है 2। अब मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ये जो है मास ऑफ सॉल्यूशन बनेगा। तो सॉल्यूट आपके पास है 2, सॉल्वेंट आपके पास है 8 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो हो जाएगा 2 अपॉन सॉरी इट इज़ 18। आप इसको 18 ग्राम कंसिडर कीजिए। तो 2/20 इंटू 100। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 10%। तो इसका मतलब आपको जो है 2 ग्राम सॉल्यूट ए 18 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट बी के अंदर जो है डिज़ोल्व किया, तो आपको जो है उस सॉल्यूशन के अंदर मास परसेंट ऑफ द सॉल्यूट ए मिलता है
10%। तो आसानी के साथ हम इस फार्मूले से मास परसेंट और वेट परसेंट ऑफ द सॉल्यूट जो है इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं इन अ गिवन सॉल्यूशन। ओके, ये हो गई पहली टाइप। अब देखते हैं मोल फ्रैक्शन। आप यहाँ पर जो सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट्स कंसीडर कीजिए। एक आपके पास जो है कंपोनेंट ए है जिसका नंबर ऑफ मोल है Na। ये पहला जो है आपके पास जो है कंपोनेंट है सब्सटेंस ए जिसको हम कहेंगे, तो सब्सटेंस ए इज़ डिज़ोल्व इनटू सब्सटेंस बी। और दूसरा आपके पास जो है सब्सटेंस बी है जिसका नंबर ऑफ मोल जो है आपके पास Nb है। तो इस तरह से ये दो चीज़ें जो है आपको यहाँ पर कंसिडर करना है। अब यहाँ पर मोल फ्रैक्शन आपको जो कैलकुलेट करना है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी सब्सटेंस इज़ नथिंग बट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट सब्सटेंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। ये चीज़ जो है आपको मिलेगा मोल फ्रैक्शन ऑफ द गिवन सब्सटेंस। तो हम यहाँ पर जो दोनों का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करेंगे। तो लेट अस सी, मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। आपके पास में जो है जो भी सब्सटेंस दिया हुआ है उसका नंबर ऑफ मोल लेना है और उसको जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन के साथ जो है डिवाइड करना है। अब हम यहाँ पर जो है पहले लेते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। क्या हो जाएगा, देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस ए जो है ये Na है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे Na डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन जो है ये Na और Nb मिलकर बनेगा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे Na प्लस Nb। तो ये आपको मिलता है मोल फ्रैक्शन ऑफ A। इसी तरह से मोल फ्रैक्शन ऑफ B अगर हम मालूम करें, मोल फ्रैक्शन ऑफ B मालूम करें तो आप देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस जो है ये यहाँ पर Nb मिलेगा, तो Nb डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb। तो इस तरह से जो है बहुत इजीली आप मोल फ्रैक्शन ऑफ द गिवन सब्सटेंस इन द सॉल्यूशन कैलकुलेट कर सकते हो। बस ये ध्यान रखना है कि इसके अंदर एक ख़ास बात यह है कि यहाँ पर जो है हम इस सॉल्यूशन के अंदर जो ये मोड ऑफ कंसंट्रेशन टर्म जो यूज़ कर रहे हैं, तो इसके अंदर आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का ही मोल फ्रैक्शन ईजिली कैलकुलेट कर सकते हो। और ये बात जो है ध्यान रखना है कि ये दोनों के नंबर ऑफ मोल्स का जो एडिशन होगा दैट मस्ट बी इक्वल टू 1। ये एक से ज़्यादा कभी भी नहीं होना चाहिए, इट मस्ट बी यूनिटी। ये चीज़ आपको जो है ख़ास तौर से नोटिस करना है। अब तीसरा जो है मोलारिटी। तो मोलारिटी इज़ द वाइडली यूज्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज मोलारिटी। तो देखिए मोलारिटी क्या है, इसको हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करेंगे। तो मोलारिटी इज नथिंग बट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्वेंट। 1 लीटर सॉल्वेंट के अंदर 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर इट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, दैट इज़ कॉल्ड एज मोलारिटी। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन 1 लीटर। हम सिंपली यहाँ पर मोलारिटी, जिसको हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करेंगे, इट इज़ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो ये फार्मूले से आप बहुत आसानी के साथ मोलारिटी को कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पे एक एग्जांपल हम लेंगे कि 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड टू बी प्रिपेयर अ 0.2 मोलर सॉल्यूशन फ्रॉम इट। मतलब क्या करना है आपको, लुक हियर। आपके पास 1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है and you have to convert it into 0.2 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। ये सिंपल कन्वर्जन फैक्टर है। आपको ऑलरेडी प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन दिया गया है 1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड, आपको इस 1 मोलर सॉल्यूशन को कन्वर्ट करना है 0.2 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के अंदर। तो इसके अंदर क्या करना है,
1 मोलर मीन्स 1 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। यहाँ पर जो है 1 लीटर हम जो है ये स्टैंडर्ड क्राइटेरिया जो है सॉल्यूशन का जो है कंसिडर करेंगे। तो 1 मोलर मीन्स 1 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट इनटू 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। फॉर 0.2 मोलर वी रिक्वायर 0.2 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन 1 लीटर। अब यहाँ पर आपको इसका वॉल्यूम जो है इंक्रीज़ नहीं करना है, बल्कि इसी को जो है 0.2 मोलर में कन्वर्ट करना है। तो इसमें से आप कितना अमाउंट जो है निकालोगे कि उसको जो है आप जो है 1 लीटर तक जब डाइल्यूट करोगे तो वो 0.2 मोलर सोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन के बराबर होगा। तो यहाँ पर जो है वही चीज़ हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे कि हाउ मच वॉल्यूम ऑफ 1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन बी टेकन which contains 0.2 molar of NaOH and dilute the solution with water to 1 liter। तो इसको हम जो कैलकुलेट करेंगे कैसे होगा, देखो, इफ़ 1 मोल इज़ प्रेजेंट इन 1 लीटर और 1000 मिलीलीटर सोल्यूशन देन 0.2 मोल इज़ प्रेजेंट इन, मतलब आप यहाँ पर देखिए कि 1 मोल इज़ प्रेजेंट इनटू 1000 मिलीलीटर, ठीक। तो इसी तरह से 0.2 मोलर कितने मिलीलीटर के अंदर होना चाहिए। तो ये सिंपल जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। तो आप इसको देखिए 1000 ml इंटू 0.2 मोलर डिवाइडेड बाय 1 मोलर। तो आप इसको जब सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा इक्वल टू 200 मिलीलीटर। ये आपका आंसर है। इट मीन्स दैट यू मस्ट टेक 200 milliliter of 1 molar sodium hydroxide solution and dilute to 1 liter by water। सिंपल है, यानी 1 मोलर सोल्यूशन सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर आपको 0.2 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट करना है तो आपके पास एक कन्वर्जन फैक्टर आता है कि 1 मोलर इज़ प्रेजेंट इनटू 1000 मिलीलीटर। तो 0.2 मोलर विल बी प्रेजेंट इन हाउ मच मिलीलीटर। तो आप इस फार्मूले से यहाँ पर 200 मिलीलीटर मेज़र कर रहे हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड का 200 मिलीलीटर आप लेकर उसको 1 लीटर वाटर से डाइल्यूट कर दो। तो जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन बनेगा 1 लीटर डाइल्यूशन के बाद दैट विल बी ऑफ 0.2 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड। मतलब आपको अलग से कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास पहले से 1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन प्रेजेंट है। आपको उसका कॉन्सेंट्रेशन जो है रिड्यूस करके 0.2 मोलर करना है। तो आप मज़ीद उसको जो है ऐसे ही रहने दो, इसमें से कुछ नहीं, इसमें आपको वाटर इंक्रीज़ नहीं करना है, बल्कि आप सिंपली क्या करो, इस फार्मूले से आपने ये कैलकुलेट कर दिया। अब 1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड का 200 ml अलग से आप जो है एक कंटेनर में ले लो और उसको टोटल वॉल्यूम जो है 1 लीटर कर दो। मतलब आप इसके अंदर 800 मिलीलीटर वाटर और बढ़ा दो, ऐड कर दो, तो टोटल 1000 ml हो जाएगा, मतलब 1 लीटर सोल्यूशन बन जाएगा। और उसको जब आप काउंट करोगे तो इट विल बी इक्वल टू 0.2 मोलर सोल्यूशन। तो इस तरह से जो है ये आसानी के साथ। अब एक फार्मूला और है जिसके ज़रिए से आप जो है सेम थिंग जो है कैलकुलेट कर सकते हो। दिस इज़ M1V1 इज इक्वल टू M2V2। M1V1 इज इक्वल टू M2V2। अब यहाँ पर जो है M1 जो है आपको मिलता है 0.2 मोलर। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ M1 इज इक्वल टू 0.2 मोलर। उसके बाद जो है इसी तरह से V1 जो है 1000 ml है, 1000 मिलीलीटर। M2 जो है आपको मिलता है 1 मोलर। तो V2 आपको पता करना है। तो 1 मोलर सोल्यूशन कितना अमाउंट आप लोगे कि वो 0.2 मोलर हो जाएगा। अब ये वैल्यूज़ यहाँ पुट कीजिए तो देखिए 0.2 इंटू 1000 इज इक्वल टू 1 इंटू V2। अब आपको V2 कैलकुलेट करना है तो 1 इधर आएगा तो ये जाएगा 0.2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 1। तो V2 इज इक्वल टू 200 मिलीलीटर। सेम आंसर आपको मिलेगा। तो इस सिंपल फार्मूला से भी आप ये चीज़ जो है बहुत इजीली जो है कैलकुलेट कर सकते हो। सो दिस इज़ द मोस्ट फेमस यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, जिसको हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। और लास्ट आप देखिए मोलालिटी। तो मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन ये जो है एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट है जिसको आप कैलकुलेट करोगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा मोलालिटी इज इक्वल टू नंबर, मोलालिटी को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट
डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। सॉल्वेंट का मास जो है यहाँ पर हम किलोग्राम में जो है कंसिडर करेंगे। तो इस तरह से स्मॉल m जिसको हम मोलालिटी कह रहे हैं। अब एक बात जो है ध्यान से आप जो है याद रखिए कि मोलारिटी और मोलालिटी में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो है आया है, यूज़ हुआ है। अगर आपको मास ऑफ द सॉल्यूट दिया हुआ है तब आप क्या करोगे, हाउ विल यू कन्वर्ट इट इनटू नंबर ऑफ मोल्स। तो आप यहाँ पर ध्यान रखिए, नंबर ऑफ मोल्स को कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास फार्मूला है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इट्स मोलर मास। तो ये चीज़ जो है आपको परेशान नहीं होना है। अगर मोलारिटी और मोलालिटी के अंदर जो टर्म नंबर ऑफ मोल्स यूज़ हुई है उसकी जगह आपको अगर मास ऑफ द सॉल्यूट दिया हुआ है तो आपको परेशान नहीं होना है। उस मास ऑफ सॉल्यूट को आप जो है नंबर ऑफ मोल्स में उसके मोलर मास से डिवाइड करके कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये दो बातें जो है ख़ास तौर से ध्यान रखना है। मोलारिटी और मोलालिटी दोनों के अंदर ये चीज़ है नंबर ऑफ़ मोल्स। इसकी जगह अगर मास दिया हो तो उस मास को आप जो है नंबर ऑफ़ मोल्स में इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हो। सो दिस इज़ अबाउट द रिएक्शंस इन सॉल्यूशंस इन विच वी consider the concentration of the solutions in terms of mass percent or weight percent, then mole fraction, मोलारिटी एंड मोलालिटी। तो इस तरह से ये जो है 4 डिफरेंट और इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं कॉन्सेंट्रेशन के मेज़रमेंट की। तो इस तरह से हमारा जो चैप्टर है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री ये यहाँ पर जो है कंप्लीट होता है। अब आप इस पूरे चैप्टर को अच्छी तरह से स्टडी कीजिए। इसके अंदर जितने भी लेक्चर्स हुए हैं वो सारे लेक्चर्स के साथ में आप अपनी टेक्स्ट बुक लेकर बैठिए। उसके अंदर कौन से पॉइंट्स आपको नहीं समझे हैं या आपको जो है वो समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप उसको जो है मार्क कीजिए और वो जो है मुझे आप मेरे पर्सनल नंबर पर जो है सेंड कीजिए। आपकी जो कुछ भी डिफ़िकल्टी होगी आई विल सॉल्व दैट। इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी हैं। आपकी बुक के अंदर देखिए बहुत सारे इंटेक्स्ट जो है प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं। वो प्रॉब्लम्स को आप जो है सॉल्व कीजिए, उसको समझिए। और पीछे आपकी बुक में चैप्टर ख़त्म होने के बाद है ना, पीछे जो एक्सरसाइज दिए हुए तो उसके अंदर भी बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं। वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की भी जो आप जो है प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि नीट का जो पेपर होता है उसके अंदर आपको कुछ प्रॉब्लम्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे। तो उसको जो है छोड़ना नहीं है, आप उसकी भी अच्छी तरह से जो है प्रैक्टिस कीजिए। अबाउट 8 to 9 क्वेश्चन जो है आउट ऑफ 45 क्वेश्चंस प्रॉब्लम के न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चंस होते हैं। तो आपको इनसे जो है मतलब गफलत नहीं करना है, आपको उसको भी सॉल्व करना है, उसकी भी अच्छी तरह से स्टडी करना है। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स नहीं आते हैं, बिल्कुल सिंपल प्रॉब्लम्स होते हैं। आप उसकी सिर्फ अच्छी तरह से जो है प्रैक्टिस करोगे तो बहुत आसानी से इस पूरे चैप्टर को जो है समझ सकते हो। तो ये पूरा चैप्टर जो हुआ ये सबसे बेसिक चैप्टर था केमिस्ट्री का, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। इसके बाद जो हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे दैट इज़ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर भी जो है ये बेसिक जो है पॉइंट्स इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं। क्या क्या पॉइंट्स होते हैं वो हम उस चैप्टर के स्टार्ट करने के बाद जो है बहुत ईजीली उसको समझ सकते हैं। ओके।